हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं पंकज अग्रवाल, आपका यूजी नेट एजुकेटर। चलिए देखते हैं इस टॉपिक में हम लोग। हमारा चैप्टर है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के इस के सब टॉपिक में है नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। नेचुरल हैजर्ड्स इवेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। नेचुरल हैजर्ड जो है उसको दो कैटेगरीज में हम लोग कवर कर सकते हैं। क्या क्या कवर है कर सकते हैं? तो जियो फिजिकल हैजर्ड्स। हैजर्ड्स का मतलब होता है किसी तरीके का नुकसान होना या फिर किसी तरीके की आपदा आना। आपदा कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में। तो जियो फिजिकल आपदा कह सकते हैं, और बायोलॉजिकल हैजर्ड्स बायोलॉजिकल आपदा कह सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसको हम लोग आपदा कह सकते हैं या फिर खतरा कह सकते हैं। तो खतरा क्या है और आपदा क्या, एक ही चीज सिमिलर है। तो जियोफिजिकल हैजर्ड्स किसको कहते हैं? encompasses geological and meteorological phenomena such as earthquake, coastal erosion, volcanic eruption, and cyclonic storm and drought। कहने का मतलब ये है कि जियोफिजिकल हैजर्ड्स में क्या क्या आता है, ध्यान रहे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा एग्जांपल जो है वो जियोफिजिकल हैजर्ड्स का है। तो उसके लिए आप याद रखना है, अर्थक्वेक होगा, कोस्टल इरोजन होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा, एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा, एंड ड्रॉट होगा। ये सब जो है वो एग्जांपल है जियोफिजिकल का। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स कैन रिफर्स टू द डाइवर्स एरे ऑफ द डिजीज एंड इन इन्फेस्टेशन। जैसे कि आपको भी पता होगा, कोविड का सिचुएशन चल रहा है, कोविड-19। और ये बहुत लार्ज स्केल में हुआ है और बहुत लोगों को इन्फेक्ट किया, बहुत लोगों की जान चली गई इस बीमारी की वजह से। ये कह सकते हैं बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। अदर नेचुरल हैजर्ड्स सच एज फ्लड, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फायर्स कैन रिजल्ट फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड क्लाइमेट फैक्टर्स। तो ये सारा का सारा जो है वो जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल हैजर्ड्स है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जियोलॉजिकल हैजर्ड क्या क्या है, वो नाम यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया हुआ है, आप इसको नाम को देख सकते हैं। एवलांच कहते हैं, जैसे कि जैसे हिमालय में या बर्फ वाले एरिया में जब समुद्री तूफान होता, समुद्र सॉरी बर्फ का तूफान होता है, बर्फ का तूफान, तो उसको एवलांच कहते हैं। मतलब आप बर्फीली जगह पे है, सब कुछ शांत था, अचानक से बर्फ का तूफान आ गया, मतलब बर्फ उड़ते हुए आ रहा है, उसी को कहा गया है एवलांच। सुनामी क्या है? तो ये समुद्र के कोस्ट के एरिया में होता है। सुनामी में होता है कि समुद्र की जो लहरें हैं वो 20 फीट 30 फीट तक ऊपर उठ के आती है अपने कोस्टल एरिया में, उसी को कहा गया है सुनामी। कोस्टल इरोजन कहने का मतलब ये है, या तो आपका जो समुद्र का एरिया है वो एक्सपैंड एक्सपैंड कर रहा है, तो उसी को कह सकते हैं कोस्टल इरोजन। लहर, लहर होता है, यूज होता है गर्मी के दिनों में जहाँ पे गर्म हवा चलती है, उसी को लहर कहते हैं। लैंडस्लाइड कहते हैं जहाँ पर धरती खिसक जाती है, यानी धरती फट के अलग हो जाती है, उसी को कहा जाता है लैंडस्लाइड। नेक्स्ट सिंक होल्स, जिसमें होल्स है हमारा ड्रेनेज वाला, उसी से रिलेटेड है ये, और उसमें सारा सारा जो है वो जियोलॉजिकल हैजर्ड्स क्रिएट करता है। नेक्स्ट है वोल्केनिक वोल्केनिक इरप्शन, जहाँ पे वो सम जो पहाड़ वाला जो एरिया है उसमें जब ब्लास्ट होता है, लावा निकलता है गर्म सा, उसी को वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। तो ये सब जो है वो जियोलॉजिकल हैजार्ड में आते हैं, और इसमें से कहीं ना कहीं ये हमारा जियोलॉजिकल है, जिससे लोगों को नुकसान होता है, कभी कभी लोगों की जान भी चली जाती है सब चीज़ों से, और इसीलिए इसको कहा जाता है जियोलॉजिकल हैजार्ड, जियोलॉजिकल आपदा या खतरा। नेक्स्ट है मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स। इसमें आता है ड्रॉट, जिसको हम लोग कहते हैं सूखा, और इसका मेन पर्पस यहाँ पे है ग्लोबल वार्मिंग। हेलस्टॉर्म, नेचुरल हैजर्ड्स वेयर थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूसेस न्यूमरस हेलस्टॉर्म डैमेज द लोकेशन वेयर दे फॉल। तो कहने का मतलब जो बिजली गिरती है उसी को कहा जाता है हेलस्टॉर्म। हीट वेव, हीट वेव भी है क्या, नेचुरल कैलामिटीज जैसा है, हैजर्ड्स है, जिसमें गर्म हवा चलती है। नेक्स्ट है ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड में क्या है कि सीवियर विंटर स्टॉर्म होता है, जिसमें क्या होता है
कि बहुत टेम्परेचर जो होता है वो लो हो जाता है और स्नो बहुत ज्यादा होता है, गिरता है, मतलब बर्फ बहुत ज्यादा गिरता है। मेलस्ट्रॉम, मेलस्ट्रॉम कहते हैं पावरफुल वर्लपुल को। वर्लपुल कहने का मतलब जो इस तरह का जो साइक्लोन टाइप का घूमता रहता है एयर, उसी को कहते हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म, hurricane, tropical cyclone, typhoon and different names of as same phenomena। मतलब इसमें भी क्या है, तूफान जो हम लोग हिंदी में कहते हैं यहाँ पे, उसी का दूसरा दूसरा नाम है hurricane, tropical cyclone, टाइफून। इसका जो स्पीड है वो नॉर्मल हवा का स्पीड से 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है, तो उसी चीज को साइक्लोनिक स्टॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट आइस स्टॉर्म। आइस स्टॉर्म, आइस गिरना, बहुत ज्यादा आइस गिरना, तो उसी को कहते हैं आइस स्टॉर्म। टोर्नेडो, थंडर स्टॉर्म से यहाँ पे लिखा है टोर्नेडो इज अ नेचुरल डिजास्टर रिजल्टिंग फ्रॉम द थंडरस्टॉर्म। Tornadoes are violent rotating columns of air which can blow speed of 50 मीटर पर आवर यानी 80 किलोमीटर, 30 मीटर से लेके 50 मीटर से 300 मीटर तक जा सकता है इसका स्पीड। ये बहुत नुकसानदेह होता है। नेक्स्ट है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कैन डिस्टर्ब और डैमेज टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिसओरिएंट स्पीसीज विद मैग्नेट मैग्नेट मैग्नेटोसेप्शन। तो कहने का मतलब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से क्या होगा, सब कुछ बदल चेंज हो जा सकता है हमारा, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो टिका ही हुआ है नॉर्थ और साउथ पोल से। इसी वजह से जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से सब कुछ खत्म हो सकता है अगर ये आता है तो, बहुत लार्ज स्केल में। नेक्स्ट है वाटर स्पाउट। वाटर स्पाउट इज एन इंटेंस columnar vortex that occurs over the body of water। मतलब अचानक से पानी बढ़ जाना, किसी भी जैसे समुद्र में पानी बढ़ जाना, बहुत ज्यादा नदी में बाढ़ आ जाना, तो उसी चीज को कहा गया है फ्लड। फ्लड भी कुछ सिमिलर, देखिए बहुत बहुत सारा चीज जो है सिमिलर है, बस नाम अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूज होता है। फ्लड क्या है, ओवरफ्लो ऑफ वाटर बियॉन्ड द नॉर्मल कन्फाइंस ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर सोर्स एज अ लेक और रिवर कह सकते हैं। वाइल्ड फायर, जंगल की आग। जंगल की आग भी बहुत नुकसान करता है लोगों को। ये हो गया हमारा कुछ हैजर्ड्स, नेचुरल हैजर्ड्स। एंड नेक्स्ट है नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स बाय हाई पावर्ड कमिटी इन इंडिया। मतलब इन पे हाई पावर्ड कमिटी बनाया गया और उसको कैसे रोकना है उसी के बारे में यहाँ पे। हाई पावर्ड कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड इन अगस्त 1999 under the chairmanship of JC Pant। The mandate of HPC was to prepare comprehensive model plans for disaster management and at the national, state and district level। This was first attempt in India towards the systematic, comprehensive and holistic look at all disasters। तो कहने का मतलब पहला हाई पावर्ड कमिटी बनाया गया 1999। उनको चेयर करने वाले चेयरमैन कौन थे, जेसी पंत थे। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। और ये पर्पस क्या था, तो जो डिजास्टर होता है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट करने का मतलब प्रिवेंट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं, तो उसी चीज के लिए कमेटी बनाया गया था। 30 और disasters have been identified by the HPC, which were grouped into the following 5 categories based on generic consideration। जेनरिक कंसिडरेशन के अनुसार 30 और डिजास्टर्स को लिस्ट किया गया था। क्या क्या है इसमें लिखा हुआ है, वाटर क्लाइमेट में क्या आएगा, जियोलॉजिकल में क्या आएगा, बायोलॉजिकल में क्या आएगा, केमिकल में क्या आएगा एंड एक्सीडेंटल में क्या आएगा। ये सारा का सारा कैटेगराइज किया गया था हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा तब 1999 में, जिसके हेड थे जीसी पंत। ठीक है, ये सारा सारा चीज आप मतलब ये याद करना नहीं, बस कैटेगरी याद रखिएगा। एक्सीडेंटल हैजार्ड्स क्या क्या है, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स क्या क्या है, फिर वाटर क्लाइमेट हैजार्ड्स क्या क्या है, जियोलॉजिकल हैजार्ड्स क्या क्या है एंड केमिकल हैजार्ड्स क्या क्या है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, बस किस ग्रुप में आ रहा है बस वही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मिटिगेशन स्ट्रेटेजी फॉर नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स। मिटिगेशन मतलब जिसको रोकथाम कह सकते हैं, मतलब जिसको रोक कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब इसको प्रिवेंट तो नहीं कर सकते नेचुरल डिजास्टर्स को, बट जो इफेक्ट है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया है मिटिगेशन स्ट्रेटेजी फॉर नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स। Mitigation refers to long-term risk reduction measures which are intended to
which are intended to minimize the effect of hazards. मतलब मिटिगेशन का ही मतलब है जिसका इफेक्ट को मिनिमाइज कर पाए। डैम एग्जांपल में डैम कंस्ट्रक्शन इज कंसिडर्ड एन एक्टिविटी दैट मिटिगेट्स द इफेक्ट ऑफ ड्रॉट। Hence, mitigation involves not only saving lives and injuries and reducing property losses, but also reducing adverse consequences of natural hazards to the economic activities and social institutions. कहने का मतलब है जैसे कि कोई एक नदी है, अब नदी में क्या हुआ, डैम बनाना है, डैम बना दिए तो क्या हुआ, जब पानी नदी में नहीं रहे तो डैम के जरिए हम पानी को बाद में ड्रॉट वाले एरिया में पहुंचा सकते हैं। इसीलिए कहा गया मिटिगेशन स्ट्रेटेजी से हम लोग क्या हुआ, कोई भी इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। The mitigation strategy is made up of three main required components: mitigation goal, mitigation action, and an action plan of implementation. तो mitigation strategy का तीन component है। पहला है mitigation goal, जिसमें mitigation action and action plan for implementation. These provide the framework to identify, prioritize, and implement action to reduce risk to hazards. Mitigation mainly focuses on maintaining the destruction and disruption by hazard and offers long-term cost-effective method for dealing with managing natural disasters. तो कहने का मतलब mitigation mainly focus करता है किस पे, minimizing the destruction and disruption. ध्यान रहे मिटिगेशन से हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं बट प्रिवेंट नहीं कर सकते, चांसेस बहुत कम है, रेयर। अब जैसे मान लीजिए कि भूकंप आना है, तो भूकंप आ रहा है तो हम लोग लोगों को इवैक्यूएट करके कहीं दूसरी जगह ले जाएं, लेकिन हम लोग भूकंप को रोक सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं। तूफान आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, बहुत तेज साइक्लोन है, तो साइक्लोन आ रहा है तो हम लोग जिस जगह पे साइक्लोन आ रहा है वहां से लोगों को खाली करा के हम लोग कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, बट साइक्लोन को हम लोग रोक नहीं सकते। यही चीज है, मिटिगेट का मतलब है कि जो रिस्क डिसरप्शन होगा या फिर जो जान जा सकता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं बट रोक नहीं सकते उसको। According to Carter 1991, there are two approaches to mitigation: structural approach और लिखा है दूसरा ऑन स्ट्रक्चरल अप्रोच। सॉरी, ये नॉन स्ट्रक्चरल अप्रोच है, ऑन नॉन। In fact, non-structural measures complemented by structural measure and effective means of disaster mitigation. तो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल को देखना है क्या है इसमें। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है? इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर एंड नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। ध्यान रहे स्ट्रक्चरल अप्रोच को दो भाग में फिर से डिवाइड किया गया, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर एंड नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर। इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियरिंग during the planning, designing and construction of structures including building, dams, road, bridges. कहने का मतलब ये है जैसे कि मान लीजिए कोई एरिया में घर बना रहा कोई और वो एरिया अर्थक्वेक प्रोन है, तो वहां पे क्या इंजीनियरिंग के जरिए ऐसा घर बनाया जाए जो रेजिस्टिव हो थोड़ा सा अर्थक्वेक को लेकर, तो उस तरीके का बिल्डिंग बनाना, उस तरह का डैम बनाना, तो क्या होगा कि उस इंजीनियरिंग के मेथड से हम लोग जो है मतलब जो हैजर्ड्स है उसको थोड़ा सा उसके इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसी चीज को कहा गया है। अब जैसे मान लीजिए जिस जगह पे बहुत बारिश होती है, तो बारिश होती है तो बाहर तो वैसा घर बनाना है जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है तो इफेक्ट ना हो उसके घर पे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इंजीनियर स्ट्रक्चर को अप्रोच में लगाते हैं। नॉन इंजीनियर स्ट्रक्चर आर जनरली कंस्ट्रक्टेड बाय पीपल विद हेल्प ऑफ लोकल आर्टिसन like mason, carpenters, using locally available raw materials. These structures can be made safer if people are trained and given improved design. These structures are normally low cost but have less strength resistance of disaster. कहने का मतलब नॉन इंजीनियर स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है जैसे कि मान लेते कोई पर्सन है जो काम करते करते एक्सपीरियंस हो गया है और वो बता रहा है कि इस तरह के घर बनाने से कोई नुकसान नहीं हो सकता, या फिर भूकंप वाले एरिया में इस तरह के घर बनाने से कोई नुकसान नहीं हो सकता, तो वो उस तरीके को फॉलो करते हैं। बट ये लो कॉस्ट का तो होता है बट गारंटीड नहीं होता कि क्या इससे नुकसान होगा कि नहीं होगा, और ये भी नहीं है कि नुकसान नहीं होगा, ऐसा गारंटीड नहीं होता। तो ये हुआ स्ट्रक्चरल अप्रोच का दो पार्ट, इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर एंड नॉन इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर।
नेक्स्ट है नॉन स्ट्रक्चरल। नॉन स्ट्रक्चरल अप्रोच encompasses those measures that attempt to bring about coordination of effort between all organization and person during all phases of disaster management, training and public awareness, legislation, policy making, preparing of action plans. Such approaches to mitigation consist of positive action through legislation, incentives, educating people, creating community awareness. तो नॉन स्ट्रक्चरल का मतलब है जहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट लोग एफर्ट लगाएंगे और एक एजुकेशन प्लान रखा जा सकता है लोगों के लिए जहाँ पे वो अपने से कैसे किसी भी हजर से रक्षा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का पॉइंट होता है नॉन स्ट्रक्चर। मतलब जैसे मान लीजिए कि कहीं पे बार बार बाढ़ आता हो, तो बाढ़ आता हो तो क्या होगा कि कुछ पर्सन जाएंगे यहाँ पे, वहाँ के लोगों को ट्रेन करेंगे इस बात से कि जब बाढ़ आए तो कैसे अपने आप को बचाना है। तो ये क्या होगा, अपने आप को थोड़ा सा सेफ गार्ड कर लेंगे, कर पाएंगे तो आसान होगा और दूसरे लोगों को हेल्प कर पाना। तो यही है नॉन स्ट्रक्चर। सम नॉन स्ट्रक्चर मिटिगेशन मेजर्स आर, बहुत सारे मिटिगेशन मेजर्स हैं नॉन स्ट्रक्चर। देखते हैं क्या क्या है। लीगल फ्रेमवर्क। इन सम of the disasters like flood, cyclone, earthquake, more casualties occur because people either live in low flood plains and not follow building codes made for highly seismic zones or vulnerable cyclone areas। कहने का मतलब यही है कि बहुत सारे लोग जो है अपना घर बनाते हैं तो उसमें ये ध्यान देते नहीं है किस कैटेगरी का घर बनाना है, जिससे क्या होता है कि वो ज्यादा नुकसान होता है, ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाता है। तो इसी चीज का अगर ध्यान रख के लोग अच्छे तरीके से घर बनाए जिसमें वो अगर उस एरिया में बार बार भूकंप आ रहा हो तो उस तरीके का भूकंप वाला रजिस्ट्री घर बनाए जिससे उसको नुकसान ना हो, जिससे कैजुअलिटी भी क्या होगा, कम होगा। तो यही चीज है लीगल फ्रेमवर्क। अब इस तरह की चीजों को मोटिवेट करने के लिए इंसेंटिव दिया जाना चाहिए लोगों को, इंश्योरेंस कराना चाहिए, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड वार्निंग सिस्टम, ये सब देना चाहिए ताकि इस चीज को हम लोग कम कर सकते हैं। Mitigation strategies Government of India initiative. Government of India has also issued guidelines indicating the priority will be given to project addressing mitigation. मिटिगेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा प्रोजेक्ट को बनाया। We shall now discuss a brief and initiative of Government of India in the area of disaster mitigation. This shall be categorized into structural and non-structural strategies. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है वो भी स्ट्रक्चरल है, नॉन स्ट्रक्चरल है। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्या क्या है? फ्लड मिटिगेशन, अर्थक्वेक मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हजार्ड सेफ्टी सेल्स इन द स्टेट, retrofitting of lifeline buildings, mainstream mitigation in rural development scheme, national cyclone mitigation project and landslide mitigation, hazard mitigation। तो ये बहुत सारा स्कीम चलाया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा समझना नहीं है, बस जब अर्थक्वेक आएगा तो अर्थक्वेक मिटिगेशन स्कीम होगा उसका, फिर फ्लड के लिए होगा तो फ्लड मिटिगेशन होगा, साइक्लोन होगा तो साइक्लोन मिटिगेशन होगा। तो ये इस तरीके से नाम दिया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इंसेंटिव लिया है, बस इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है, जो स्ट्रक्चरल भी है, नॉन स्ट्रक्चरल भी है। नेक्स्ट है नॉन स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है, वो क्या है? HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जहाँ पे आप देखे होंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट निकालती है ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए कि कैसे लोगों को बचा जाए खुद से, कैसे सारा का सारा चीज़ को मैनेज किया जाए। जो लोग जिस पर्टिकुलर एरिया में रहे, जैसे कि मान लीजिए फ्लडेड एरिया में कोई रहे तो ये खुद से मैनेज कैसे करेंगे, तो ये HRD के द्वारा ट्रेनिंग एजुकेट किया जाता है, लोगों को दिया जाता है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स इन अर्थक्वेक मिटिगेशन। तो नॉन स्ट्रक्चरल स्ट्रेटजी में एक कैपेसिटी बिल्डिंग करना है इंजीनियर्स आर्किटेक्ट का, जिससे अर्थक्वेक को रोका जा सके। तो कुछ इस तरीके का गवर्नमेंट जो है वो नेचुरल हैजर्ड्स के लिए बनाई है कुछ स्कीम। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।